कहानी का ये चौथा भाग देखने से पहले इसके पहले तीनों भाग अवश्य देखें। अरिजीत अपने घर आया तो युग गुस्से में हॉल में बैठा बार बार टीवी के चैनल चेंज कर रहा था। अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और युग के बगल में आकर बैठ गया। युग ने अरिजीत को तिरछी नजरों से देखा, फिर गुस्से में रिमोट रख कर जाने लगा तो अरिजीत ने अपने पैर पर पैर डालते हुए कहा, तो कल की आई लड़की की वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो रहे हो? युग रुक गया और पलटकर अरिजीत से बोला, उस लड़की का नाम चंचल है और वो मुझे पसंद है। मैं चाहता हूँ वो मेरी भाभी बनकर इस घर में आए। आज कुछ समय ही उनके साथ रहकर मुझे अपनापन सा महसूस हुआ। उन्होंने कुछ ही समय में मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे अंदर जो खालीपन था वो भरने सा लगा। अरिजीत ने युग की तरफ देखकर कहा, क्या मैं तुमको वो प्यार नहीं देता? युग बोला, आप मुझे हर तरह का प्यार नहीं दे सकते। अरिजीत बोला, तो तुम मेरे प्यार को उस पागल लड़की के प्यार से कंपेयर कर रहे हो? आज उस लड़की का प्यार तुमको अपना सा लग रहा है और मेरा प्यार? अरिजीत बोल रहा था कि युग अरिजीत के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, भैया, आपका जैसा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता। अगर माँ जिंदा होती तो माँ भी मुझसे इतना प्यार नहीं करती जितना आप करते हो। पर भाई, अब मुझे एक भाभी माँ का प्यार चाहिए, और वो प्यार, वो अपनापन मैंने चंचल भाभी से बात करके महसूस किया है। आप जैसा चंचल भाभी को समझते हो वो वैसी नहीं है। वो बहुत अच्छी हैं और बहुत मासूम भी। आपको तो अंदाजा भी नहीं है आपके गुस्से की वजह से उनको कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अरिजीत ने युग को बीच में ही रोकते हुए गुस्से में कहा, मैंने तुमको पहले ही समझाया था उस बेकार सी लड़की को भाभी मत बोलना। और शुक्र मनाओ मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया, वरना जितनी बड़ी उसकी जबान चलती है ना, उसको सुनकर तो जान से मार देने का जी करता है। युग अरिजीत को देखने लगा तो अरिजीत गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा हुआ और युग से बोला, आज के बाद मुझे तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम सुनाई ना दे। इतना बोलकर अरिजीत अपने रूम में चला गया। युग की आंखें नम हो गई और वो मुंह बनाकर बोला, आपको जितना गुस्सा करना हो कर लेना, पर शादी तो मैं आपकी चंचल भाभी से कराकर ही रहूंगा। और आपको भी ये बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि आपके दिल के एक कोने में चंचल भाभी ने छोटी सी जगह बना ली है। वरना कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, आप भाभी को अपनी गोद में नहीं उठाते। अगली सुबह चंचल उदास से अपनी सोच में डूबी माही को नाश्ता करा रही थी। चंचल ने अपनी पूरी रात ये सोचते हुए गुजार दी थी कि वो कैसे इस समस्या से बचे, पर उसको अपनी समस्या का कोई हल नहीं मिला था। चंचल तो अब युग के दिए पैसे भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसने कल ही युग की दी जॉब छोड़ दी थी, और अब जॉब नहीं तो पैसे कैसे? और युग उस राक्षस का भाई है ये जानने के बाद तो चंचल उसकी मदद कभी नहीं लेगी। चंचल सोच रही थी कि उसके घर की डोर पर नॉक हुआ। चंचल तुरंत डर से डोर की तरफ देखने लगी। माही भी चंचल को ही नोटिस कर रही थी। चंचल डरी बैठी थी कि फिर डोर पर नॉक हुआ तो माही ने इशारे से चंचल से पूछा, क्या हुआ? तो चंचल ने अपना सिर ना में हिला दिया और माही को शक ना हो इसलिए अपनी हिम्मत बांधकर डोर के पास आई और डरते डरते डोर खोलने लगी। चंचल को लग रहा था बाहर विकास आया है, पर चंचल ने जैसे ही डोर खोला तो बाहर निशा खड़ी थी। निशा को देखकर चंचल ने राहत की सांस ली और बोली, तुम हो? निशा ने उदास मन से कहा, क्यों, अब क्या मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती? चंचल बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। निशा ने आंखों में आंसू लिए अपना सिर हाँ में हिला दिया तो चंचल ने निशा का हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर लाते हुए पूछा, निशा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? निशा की आंखों में भरे आंसू बाहर आ गए और वो चंचल के गले लगकर रोते हुए बोली, चंचल, आज मुझे समझ आ रहा है, जब सिर पर बाप का साया नहीं होता तो अपने परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। तुम्हारे तो न माँ है न पापा, तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा मैं आज महसूस कर पा रही हूँ। चंचल ने निशा को शांत कराते हुए कहा, निशा क्या बात है, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? निशा चंचल से दूर हुई और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, क्योंकि आज मन कर रहा है या तो मैं मर जाऊं या फिर अपने रिश्तेदारों को मार डालूं। चंचल ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? निशा बोली,
और क्या बोलूं यार, पापा को गुजरे अभी दिन ही कितने हुए कि सबने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ऐसे रिश्तेदार होने से अच्छा है मैं अनाथ पैदा होती। और आज सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे अपनी माँ पर आता है। मुझे लड़की हो बोल बोल कर चुप कराती रहती है। मैं लड़की हूं तो क्या हुआ? मुझे अपनी माँ के हक के लिए बोलने का अधिकार नहीं है क्या? आज मेरी जगह कोई लड़का होता तो माँ उसको भी रोकती क्या? चंचल निशा को शांत कराने लगी और बोली, हमारे बड़े कुछ बोलते हैं तो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। जरूर कोई बात होगी तभी आंटी जी ने तुमको कुछ बोलने से मना किया होगा। निशा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बहुत जरूरी बात है। मैं लड़की हूँ, बाप रहा नहीं। अगर परिवार वालों की नहीं सुनी तो शादी कैसे होगी? लड़का कौन बताएगा? वगैरह वगैरह। चंचल ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम ज्यादा मत सोचो, सब सही हो जाएगा। रिश्तेदार आज चार बातें बोल रहे हैं, कल जब तुम सारी जिम्मेदारी उठा लोगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसीलिए हिम्मत रखो और कैसे सारी जिम्मेदारी उठानी है उसके बारे में सोचो, क्योंकि अब तुमको ही आंटी जी का ख्याल रखना है। रिश्तेदार तो कुछ समय बाद चले ही जाएंगे और फिर पलट के भी नहीं देखेंगे। निशा ने अपने आंसू पोंछते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया तो चंचल मुस्कुरा दी। चंचल के दिल में भी बहुत सी बातें थी जो वो निशा के साथ शेयर करना चाहती थी, पर निशा को पहले से इतना परेशान देखकर उसका मन नहीं माना कि वो निशा से अपनी तकलीफ बताए। निशा ने चंचल से कहा, तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं कल रात से तुमको फोन कर रही हूँ, तुमने कॉल पिक नहीं की तो मुझे टेंशन हो गई। सब ठीक तो है? फोन का नाम सुनकर चंचल ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और अपने मन में बोली, अरे नहीं, मैं अपना बैग तो उस राक्षस के रूम में ही छोड़ आई। चंचल को कुछ सोचता देखकर निशा ने कहा, क्या हुआ चंचल? चंचल अपने सेंस में आई और बोली, निशा, तुम मेरा एक काम करोगी? निशा बोली, हाँ बोलो चंचल। तुम दीदी को लेकर अकेडमी चली जाओ। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम दीदी को लेकर वहां से मत निकलना। अगर तुमको घर जाना पड़े तो दीदी को वहीं छोड़ देना और तुम घर चली जाना। मैं आकर दीदी को ले लूंगी। चंचल की बात सुनकर निशा ने परेशान होते हुए कहा, चंचल, क्या बात है? तुम दीदी को वहां क्यों भेज रही हो? चंचल की आंखों में नमी आ गई और वो अपने मन में बोली, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आज के बाद मैं फिर कब अपनी बहन से मिल पाऊंगी, क्योंकि मैं उस विकास से तो शादी कभी नहीं करूंगी, वरना वो मेरे साथ साथ मेरी बहन की जिंदगी भी खराब कर देगा और मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी तो मुझे जेल जाना होगा। इसलिए जब तक ये परेशानी खत्म नहीं हो जाती, दीदी अकेडमी में रहे तो अच्छा है, वहां दीदी सेफ रहेंगी और विकास भी दीदी के जरिए मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। विकास कभी दीदी को नहीं ढूंढ पाएगा। चंचल अपने मन में सोच रही थी कि निशा ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा, चंचल, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चंचल अपने सेंस में आई और बोली, मैं तुमको सब बाद में बताती हूँ, तुम पहले दीदी को अकेडमी लेकर जाओ, इससे पहले देर हो जाए। निशा चौंक कर बोली, देर हो जाए मतलब? चंचल बात को टालते हुए बोली, मैं तुमको सब बाद में बताती हूँ, तुम पहले जाओ। निशा ने ओके कहा और माही के पास आकर उसकी व्हील चेयर चंचल के पास ले आई। चंचल माही को देखकर घुटनों के बल बैठ गई तो माही परेशान सी इशारे से चंचल से सवाल करने लगी। चंचल ने माही के गाल पर हाथ रख लिया और बोली, दीदी, सब सही है, बस आप अपनी चंचल पर विश्वास रखना। आज शाम तक अगर मैं आपको लेने नहीं आई तो आप मेरे लिए परेशान मत होना। मैं कुछ दिन बाद आपको लेने जरूर आऊंगी, बस आप मेरा इंतजार करना। माही की आंखों से आंसू निकलने लगे तो चंचल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, आप रोगी तो मैं अपनी हिम्मत हार जाऊंगी, आप प्लीज हिम्मत रखिए और मेरे ऊपर विश्वास भी। माही ने अपनी पलकें झपका दी तो चंचल खड़ी हुई और निशा से बोली, अगर मैं आज शाम तक नहीं आई तो तुम रोज दीदी से जाकर मिल लेना। निशा चंचल से कुछ पूछने को ही तो चंचल ने उसे रोकते हुए कहा, निशा, अभी कोई सवाल मत करो, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। तुम प्लीज दीदी को लेकर अकेडमी चली जाओ, दीदी वहां सेफ रहेंगी। निशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और माही को लेकर चली गई। चंचल की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। चंचल ने अपनी हिम्मत बांधी और अपने आप से बोली, एक बार मौसी से मदद मांगने की कोशिश करती हूँ, शायद वो मदद कर दे। इतना बोलकर चंचल अपना फोन ढूंढने लगी तो चंचल को याद आया कि उसका फोन तो अरिजीत की कंपनी में छूट गया है। चंचल तुरंत ही अरिजीत की कंपनी के लिए निकल गई।
थोड़ी देर बाद चंचल अरिजीत की कंपनी पहुंची तो गार्ड चंचल को पहचान गए कि कल बॉस ने इस लड़की को ही रोकने को बोला था और बॉस खुद इस लड़की को गोद में उठाकर घर छोड़ने गए थे। इसलिए गार्ड ने चंचल को गेट पर रोका नहीं और उसको अंदर जाने दिया। चंचल जैसे जैसे अंदर जा रही थी सभी उसको ही देख रहे थे पर कोई उसको रोक नहीं रहा था। चंचल ने सभी की नजरों को इग्नोर किया और लिफ्ट की तरफ भाग गई। चंचल अरिजीत का केबिन जिस फ्लोर पर था वहां आई और एक गहरी सांस लेकर केबिन के डोर पर नॉक किया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। चंचल ने फिर नॉक किया तो आवाज नहीं आई। इसलिए चंचल ने केबिन का डोर खोलकर अंदर झांक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। चंचल ने एक चैन की सांस ली और जल्दी से केबिन के अंदर आते हुए बोली, लगता है वो राक्षस किसी दूसरे शिकार पर गया है। वो आए और मुझे जिंदा गाड़ दे उससे पहले मैं अपना बैग ले लेती हूँ और भाग जाती हूँ। इतना बोलकर चंचल जल्दी से भागकर रूम की तरफ चली गई। चंचल रूम के अंदर आई तो उसका बैग वहीं बेड पर वैसा ही पड़ा था। चंचल ने अपना बैग उठाया और वापस भागने के लिए पलटी ही थी कि उससे थोड़ी दूरी पर अरिजीत टॉवल पहने एक दूसरी टॉवल से बाल पोंछते हुए चंचल की तरफ बढ़ रहा था। अरिजीत को टॉवल में देखकर चंचल ने फिर चीखते हुए अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी आंखें बंद कर ली। चंचल की चीख की आवाज सुनकर अरिजीत भी चौंक गया और तुरंत अपने चेहरे के सामने से टॉवल हटाकर सामने देखा तो चंचल को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। रात को अरिजीत गुस्से में अपने रूम में तो चला गया था पर उसको युग की उदासी सोने नहीं दे रही थी। अरिजीत युग को मनाने के लिए उसके रूम में गया तो युग सो चुका था। अरिजीत युग के पास आकर बैठ गया तो युग की पलकें गीली थी। युग रोते हुए सोया है। इस बात ने अरिजीत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। युग बचपन में जब उनकी माँ गुजरी थी तब रोया था। उसके बाद अरिजीत ने उसको इतना प्यार दिया था कि कभी युग की आंखों में आंसू तक नहीं आए थे और आज युग रोकर सोया। ये चीज अरिजीत के दिल को चुभ रही थी। इसीलिए अरिजीत रात को ही वापस कंपनी आ गया था और अपने न्यू गेम को डिजाइन करने लगा था। रात भर जागने की वजह से अरिजीत को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बात लेने चला गया। उसी बीच चंचल उसके रूम में आ गई। चंचल को देखकर अरिजीत को गुस्सा आ गया और वो चंचल के पास आकर गुस्से में बोला, तुमको प्यार से समझाया था ना, एक बार की बात तुमको समझ नहीं आती? आज तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। अरिजीत बोल रहा था कि उसकी नजर नीचे गिरे चंचल के बैग पर गई जिससे नोटों की गड्डियां बाहर आ गई थी। नोटों की गड्डी देखकर अरिजीत ने चंचल के मुंह से हाथ हटाया और उसको घूरते हुए बोला, तो तुम यहाँ चोरी करने आई हो? चोरी का नाम सुनते ही चंचल ने अपनी आंखें खोली और अरिजीत को हैरानी से देखने लगी। चंचल हैरानी से अरिजीत को देख रही थी कि अरिजीत ने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल शर्म नहीं आती ना तुमको? चंचल ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अरिजीत उससे ऐसे बात क्यों कर रहा है। उसने क्या चोरी किया? चंचल सोच रही थी कि उसकी नजर नीचे अपने बैग के बाहर गिरे नोटों की गड्डी पर गई। नोटों की गड्डी देखकर चंचल की आंखें बड़ी हो गई। ये वही पैसे थे जो कल युग ने उसको दिए थे। चंचल ने पैसे अपने बैग में रख लिए थे पर अरिजीत से टकराने के बाद चंचल अपना बैग और पैसे दोनों के बारे में ही भूल गई थी। चंचल हैरानी से पैसे देख रही थी कि अरिजीत ने चंचल का सिर पीछे से पकड़ लिया और उसका सिर ऊपर करके उसको घूरते हुए बोला, तुमसे ज्यादा बेकार लड़की मैंने पहले नहीं देखी। चंचल के बाल खिंच रहे थे जिससे उसको दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से चंचल की आंखों से आंसू बाहर आ गए। अरिजीत ने चंचल को रोते हुए देखकर चिढ़ते हुए कहा, आज नहीं, मैं पहले 2 बार तुमको सही सलामत छोड़ चुका हूँ। आज तुम्हारा ये बेचारगी वाला कार्ड काम नहीं आएगा। चंचल ने दर्द से अपनी आंखें बंद की और गुस्से में जोर से अरिजीत को धक्का देते हुए बोली, घटिया इंसान घटिया सोच ही रखते हैं। मैं यहाँ बस अपना बैग लेने आई थी पर तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को ये समझ नहीं आएगा। चंचल के धक्का देने से अरिजीत हल्का सा पीछे हो गया और उसके हाथ से चंचल का सिर छूट गया। चंचल तुरंत अरिजीत को घूरते हुए नीचे झुकी और अपना बैग और नोटों की गड्डी उठाकर उठी और अरिजीत को घूरते हुए उसके हाथ में नोटों की गड्डी रखते हुए बोली, अपना पैसा अपने पास रखो। तुम अगर मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर भी मुझे पैसे दो तब भी तुम्हारे जैसे पगलेट के पैसे देखना भी नापसंद करूं तो दोबारा से अपना गुस्सा किसी और को दिखाना। तुम्हारी गुलाम नहीं हूं जो हर बार तुम्हारे गुस्से को झेलूंगी।
अरिजीत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और खा जाने वाली नजरों से चंचल को देखने लगा। चंचल ने भी गुस्से में अरिजीत को देखा और उसके साइड से बोलते हुए निकली, बेशरम इंसान, बिना कपड़ों के घूमता है। किसी ने इसको ऐसे देखा तो सीधा पागलों के डॉक्टर के पास ले जाएगा। बड़ा आया मुझे चोर बोलता है। खुद की शक्ल देखी है इस चिट्टे चोर ने। चंचल बड़बड़ाते हुए जा रही थी, पर उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुस्से में कितनी तेज बोल रही है, और अरिजीत को उसकी हर एक बात सुनकर और गुस्सा आ चुका था। चंचल डोर के पास पहुंच रही थी कि अरिजीत ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसको दीवार से लगाते हुए बोला, क्या बोला तुमने? चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो अरिजीत को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, दूर हटो बदतमीज इंसान। पर इस बार चंचल अरिजीत को जरा भी हिला नहीं पाई। अरिजीत ने चंचल का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया, पर वो कुछ बोलता उससे पहले चंचल के मुंह से चीख निकल गई और उसने दर्द से अपनी आंखें भींच ली। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और चंचल को देखने लगा। चंचल के चेहरे पर दर्द साफ समझ आ रहा था। अरिजीत ने कुछ सोचा, फिर सिर नीचा करके चंचल के हाथों को देखने लगा तो चंचल के हाथ में किसी की उंगलियों के निशान छपे थे और उसके आसपास की जगह भी पूरी तरह रेड पड़ी थी। कल जब विकास ने चंचल का हाथ पकड़कर मोड़ा था, तब चंचल को ये निशान पड़ गए थे, और आज अरिजीत ने भी चंचल का हाथ उसी जगह से पकड़ा था, जिससे चंचल का दर्द और बढ़ गया था। अरिजीत ने निशान देखकर तुरंत चंचल की तरफ देखा तो चंचल अभी भी अपनी आंखें भींच के खड़ी थी। अरिजीत ने तुरंत चंचल का हाथ छोड़ दिया और बोला, तुमको ये चोट कैसे आई? चंचल ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और गुस्से में अरिजीत को देखने लगी, पर अब अरिजीत का गुस्सा शांत हो चुका था। चंचल ने घूरकर अरिजीत को देखा, फिर उसके साइड से निकलकर जाने लगी तो अरिजीत ने चंचल को बाजू से पकड़कर फिर से दीवार से लगाते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा तो जवाब देकर जाओ, वरना जिंदा बाहर भी जा सकती हो, इसका ख्याल भी दिमाग से निकाल दो। चंचल ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और जोर जोर से अरिजीत के सीने पर मारते हुए बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन पूछने वाले मुझे चोट कैसे आई? और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं बताऊंगी, जाओ जो उखाड़ते बने उखाड़ लो। अरिजीत ने चंचल को घूर कर देखा और उसके हाथ को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर चंचल के हाथ पर लगी चोट को देखकर उसने अपने हाथ रोक लिए। चंचल ने अरिजीत को हाथ आगे बढ़ाते देखा तो अरिजीत से दूर हो गई और उंगली दिखाते हुए बोली, इस बार मुझे हाथ लगाने का सोचा भी तो हाथ तोड़ दूंगी। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और चंचल की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मेरा हाथ तोड़ोगी? अरिजीत की बात सुनकर चंचल ने एक नजर अरिजीत की बॉडी को देखा, फिर अपना थूक अंदर करते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। अरिजीत ने फिर अपने कदम आगे लेते हुए कहा, आज तुम मुझे बस उंगली भी छुआ के दिखा दो तो तुम जिंदा इस कंपनी के बाहर जा सकती हो। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से अरिजीत के बगल से निकलकर दूसरी साइड जाकर अटकते हुए बोली, मैं अपने से कमजोर लोगों पर हाथ नहीं उठाती। अरिजीत चंचल की तरफ पलटा और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, कमजोर? इतना बोलकर अरिजीत चुप हो गया और शैतानी मुस्कान के साथ चंचल की तरफ बढ़ने लगा। चंचल की हवाइयां उड़ गई और वो इधर उधर रखा सामान उठाकर अरिजीत की तरफ फेंकते हुए बोली, पास मत आना मेरे, वरना मैं सच में तुमको मार दूंगी। अरिजीत सामान से बचते हुए चंचल की तरफ बढ़ने लगा और बोला, वो तो समय बताएगा कौन किसको मारता है। चंचल ने रोनी सी शक्ल बना ली और बोली, क्यों पड़े हो मेरे पीछे? अरिजीत बोला, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं कि तुम? चंचल कुछ बोलती उससे पहले वो जिस बोर्ड को अरिजीत को फेंक कर मारने के लिए उठा रही थी, उसका कॉर्नर उसके हाथ में लग गया, जिससे चंचल की हथेली कट गई और अचानक से चंचल चीख पड़ी। चंचल के चीखने से अरिजीत भी चंचल को देखने लगा कि उसकी नजर जमीन पर पड़े खून पर गई। खून देखकर अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत चंचल के हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ से खून निकल रहा था। अरिजीत तुरंत चंचल के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, पागल लड़की, देखकर सामान नहीं उठा सकती क्या? लाओ दिखाओ, ज्यादा तो नहीं लगी। चंचल सिसकियां लेकर रोने लगी और अरिजीत का हाथ झटकते हुए बोली, हाथ मत लगाओ मुझे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुमसे टकराई हूं तब से मेरे ग्रह नक्षत्र ही बदल गए हैं। ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा जो तुम मेरी जान के दुश्मन बन गए हो?
तुम्हारी वजह से आज मुझे क्या फेस करना पड़ रहा है जरा अंदाजा भी है? तुम्हारी वजह से आज मुझे अपनी बहन को अनाथ बनाकर एकेडमी छोड़ना पड़ा। तुमको पता भी है मेरी बहन पैरालाइज है और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे कुछ हुआ तो उसका क्या होगा? पर तुम्हारे जैसे शैतान को ये सब कहाँ समझ आएगा? अरिजीत शांति से चंचल की बात सुन रहा था। चंचल की बात सुनकर उसको समझ आया कि युग चंचल से इतना अटैच कैसे हो गया, क्योंकि दोनों का दर्द कुछ हद तक एक जैसा ही है। अरिजीत को शांत देखकर चंचल भी चुप हो गई और अरिजीत को एक नजर देखकर फिर उसके साइड से निकलकर जाने लगी तो अरिजीत ने चंचल को बाजू से पकड़कर रोक लिया। चंचल अरिजीत की तरफ पलटी और कुछ बोलने ही जा रही थी कि अरिजीत ने चंचल को अपनी गोद में उठा लिया। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। पर अरिजीत ने चंचल की कोई बात नहीं सुनी और उसको बेड पर लाकर बैठा दिया और उसके सामने बैठकर उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा तो चंचल अपना हाथ पीछे करने लगी। अरिजीत ने नजरें उठाकर चंचल को घूर कर देखा और उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया। चंचल आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द लिए अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल के हाथ को देखा तो उसमें बड़ा कट लगा था। अरिजीत ने फिर चंचल से कुछ नहीं कहा और बेड के साइड में रखी ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फिर उससे कॉटन निकालकर चंचल के हाथ से निकल रहे खून को साफ करने लगा। चंचल ने दर्द से अपने होंठ भींच लिए। अरिजीत ने एक नजर चंचल को देखा और अपना सिर ना में हिलाकर बोला, इतना भी बड़ा कट नहीं है, ओवर एक्टिंग करना बंद करो। चंचल मुंह बनाकर अरिजीत को घूरने लगी। अरिजीत ने चंचल के हाथ में बैंडेज किया और बोला, अगर ऐसे ही अपनी बेकार जबान बंद रखोगी तो लाइफ टाइम फायदे में रहूंगी। चंचल चुपचाप अरिजीत की बातें सुन रही थी। उसको हाथ में इतना दर्द हो रहा था कि अब वो और अरिजीत से नहीं लड़ना चाहती थी, इसलिए चंचल ने इस टाइम शांत रहना ही सही समझा। चंचल को इतना शांत देखकर अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। चंचल का शांत रहना अरिजीत को कुछ अजीब लग रहा था। अरिजीत ने चंचल को देखकर कहा, मैं रेडी होकर आता हूँ, तब तक जैसे अभी शांत बैठी हो वैसे ही बैठी रहना, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। चंचल ने फिर कुछ नहीं कहा तो अरिजीत भी आगे कुछ ना बोलकर उठकर कबर्ड के पास चला गया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। अरिजीत के जाते ही चंचल उठी और अपना बैग लेकर वहां से चली गई। चंचल कंपनी के बाहर आई और थोड़ी दूर पर बने गार्डन में आकर बैठ गई और सोचने लगी वो आगे क्या करे। चंचल ने कुछ सोचा, फिर हिम्मत करके अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी। एक बार में कॉल पिक नहीं हुई तो चंचल ने दोबारा कॉल की, पर 4 से 5 बार कॉल करने पर भी कॉल पिक नहीं हुई तो चंचल ने हिम्मत हार के फिर कॉल नहीं किया और अपने सिर पर हाथ रख कर रोने लगी। चंचल रो रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चंचल को लगा शायद अरिजीत है, तो चंचल ने चिढ़कर अपना सिर घुमाते हुए उस इंसान से कहा, क्या चाहते हो तुम? इतनी चोट पहुंचाकर चैन नहीं मिला कि फिर? चंचल बोल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बगल में बैठे इंसान को देखा उसकी रूह डर से कांप गई। उसके बगल में विकास बैठा मुस्कुरा रहा था। विकास को अपने बगल में बैठा देखकर चंचल डर गई। विकास मुस्कुरा कर चंचल को देखकर बोला, मुझसे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, पर तुम कितना भी भाग लो मैं तुमको ढूंढ ही लूंगा। चंचल ने अपने डर को काबू किया, फिर बोली, मैं तुमसे भाग नहीं रही थी, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। मैंने मुसीबत से भागना नहीं सीखा। विकास बोला, बहुत अच्छी बात है, तो तुमने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया। चंचल बोली, तुमसे तो मैं मर भी जाऊं तब भी शादी ना करूं। विकास के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो चंचल को गुस्से में देखने लगा। चंचल ने आगे कहा, तुमने बोला था ना, अगर मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे पाती हूँ तो या तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी, नहीं तो जेल जाना होगा। तो मैं जेल जाने के लिए रेडी हूँ। चलो पुलिस स्टेशन, तुमको जो जो केस मेरे ऊपर लगाने हो आराम से लगा सकते हो। विकास ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्यों अपने बचपन में अपनी बहन की भी जिंदगी दांव पर लगा रही हो? एक बार सोच, तू जेल चली गई तो तेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा? चंचल बोली, तुम मेरी बहन की चिंता मत करो, मैं हूँ उसकी चिंता करने के लिए। उसका ख्याल मुझे कैसे रखना है मैं देख लूंगी। चंचल के बदले व्यवहार से विकास का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। चंचल खड़ी हुई और विकास से बोली, चलो पुलिस स्टेशन में खुद अपना गुनाह कबूल कर लूंगी कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी गाड़ी चली है और मैं तुम्हारा हर्जाना नहीं दे पा रही हूँ।
विकास ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और खड़े होकर गुस्से में चंचल का हाथ पकड़ लिया और चिढ़ते हुए बोला, मुझसे होशियारी दिखा रही है? चलेगी तो तू ही, पर पुलिस स्टेशन नहीं मंदिर। आज तो शादी होकर ही रहेगी। तू प्यार से मानने वाली नहीं है। बोलते हुए विकास चंचल का हाथ पकड़े वहां से खींचते हुए ले जाने लगा। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए विकास के हाथ पर मारते हुए उससे छोड़ने को बोलने लगी, पर विकास जबरदस्ती चंचल को अपने साथ ले जाने लगा। विकास ने चंचल का वही हाथ पकड़ा था जिसमें उसको कट लगा था। चंचल के हाथ से फिर खून निकल आया था। चंचल को बहुत दर्द हो रहा था और वो पूरी कोशिश कर रही थी विकास से अपना हाथ छुड़ाने की, पर विकास पूरी तरह क्रूरता पर उतारू था। चंचल चिल्लाते हुए विकास को हाथ छोड़ने को बोल रही थी कि अचानक से चंचल को पीछे से किसी ने उसके दोनों बाजू से पकड़ के रोक लिया। चंचल की आंखें बड़ी हो गई। विकास भी अचानक से रुक गया। चंचल ने तुरंत अपना सिर घुमाकर पीछे से देखा तो उसके पीछे अरिजीत खड़ा था। अरिजीत को देखकर न जाने क्यों चंचल के दिल में राहत महसूस हुई और वो बेचारगी से अरिजीत को आंखों में आंसू भरे देखने लगी। अरिजीत ने एक नजर चंचल को देखा, फिर विकास को गुस्से में देखने लगा। विकास भी अरिजीत को ही घूर रहा था। अरिजीत ने चंचल के हाथ को देखा और तुरंत विकास का हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर झटक दिया। हाथ छूटते ही चंचल ने दर्द से अपनी आंखें भींच ली। विकास भी शौक हो गया और फिर से चंचल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए अरिजीत से बोला, तुम हो कौन जो हम दोनों के बीच में पड़ रहे हो? ये मेरी होने वाली वाइफ है, समझे? तो चुपचाप यहाँ से निकलो। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और विकास से चंचल को बचाने के लिए तुरंत चंचल को अपने सीने से लगा लिया और चंचल को अपने साथ लिए 2 कदम पीछे हो गया। अरिजीत के सीने से लगते ही चंचल को और रोना आने लगा और उसने कसकर अरिजीत की कमर को पकड़कर सुबकते हुए कहा, यह मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। चंचल की बात सुनकर अरिजीत का गुस्सा और बढ़ गया। विकास भी हैरानी से चंचल को देखने लगा। विकास को लगा था अरिजीत चंचल के चीखने की आवाज सुनकर उसकी बस ऐसे ही हेल्प करने आया हुआ इंसान है, पर जिस तरह अरिजीत ने चंचल को सीने से लगाया और चंचल ने भी उसको टाइट हग कर लिया, उससे विकास समझ गया चंचल इस लड़के को पहले से जानती है। विकास ने चंचल और अरिजीत को देखकर चंचल से खिसियाते हुए कहा, तो तू इसलिए अकड़ रही थी कि तेरा बॉयफ्रेंड है, पर तेरा ये बॉयफ्रेंड दे पाएगा मेरे पैसे? तुमने बताया ऐसे कि तूने मेरी गाड़ी चला दी और अब पैसे नहीं दे पा रही है। विकास की बातें सुनकर चंचल की पकड़ अरिजीत पर कसती जा रही थी। या तूने अपने इस बॉयफ्रेंड को ये बताया कि तू झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाकर रात को कैब चला दिए? तेरे खिलाफ मैंने कंप्लेन की ना, तो तेरा ये बॉयफ्रेंड भी तुझे नहीं बचा पाएगा। इसलिए नाटक बंद कर और चुपचाप चल मेरे साथ। तू कैसी लड़की है? जानने की बात ये तेरा बॉयफ्रेंड भी तुझे छोड़कर भाग जाएगा, समझी? चंचल ने कुछ नहीं कहा और दर्द से अपनी आंखें भींचकर रोती रही। चंचल के आंसुओं से अरिजीत की शर्ट गीली हो गई थी। अरिजीत जो चुपचाप चंचल के गले लगी होने की वजह से गुस्से को कंट्रोल किए विकास की बकवास सुन रहा था, उससे चंचल का रोना और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत चंचल को अपने आप से दूर किया। अरिजीत से दूर होते ही चंचल मायूसी से आंखों में आंसू लिए अरिजीत को देखने लगी। चंचल को देखकर विकास के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और उसने चंचल का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो चंचल का हाथ पकड़ता उससे पहले अरिजीत ने विकास का हाथ पकड़ लिया और उसको मारते हुए बोला, कितने पैसे चाहिए? चंचल की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। विकास भी हैरान हो गया और अपने बचाव की कोशिश करने लगा। अरिजीत ने विकास को मारते हुए आगे कहा, पैसों की वजह से तुम जबरदस्ती शादी करोगे? शादी की बात करते हो, पहले जिससे शादी करने वाले हो उसकी इज्जत तो कर लो। विकास ने भी अरिजीत को मारने की कोशिश करते हुए कहा, इसने तुमको भी अपने जाल में फंसा लिया। तुम जानते नहीं हो ये बस अपनी मासूमियत से अमीर लड़के फंसाती है। अरिजीत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अरिजीत पूरी तरह विकास को मारने लगा। विकास अधमरी हालत में आ गया था। अरिजीत ने उसको धक्का देते हुए छोड़ दिया। विकास लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अरिजीत घूरकर विकास को देखने लगा। विकास बेजान सा जमीन पर पड़ा था। अब अगर अरिजीत उसको और मारता तो विकास मर जाता। अरिजीत विकास को घूरते हुए उसके सामने बैठ गया और अपने पॉकेट से नोटों की गट्टी निकालकर विकास के हाथ के ऊपर रखते हुए बोला,
गाड़ी मैंने चलाई थी तो पैसे मुझसे मांगने आने चाहिए थे ना। पर तुमको देखकर लगता है कि अब सारे हिसाब बराबर हो गए हैं और तुम भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करोगे। अरिजीत चंचल की बातों से इतना तो समझ गया था कि चंचल उसकी वजह से किसी बड़ी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो चंचल को पैसे देने आया था। पर चंचल के साथ जबरदस्ती होते देखकर उसका खून खौल उठा था। विकास अपनी अधकुली आंखों से अरिजीत को देख रहा था। अरिजीत उठा और चंचल के पास आया तो चंचल अभी भी रो रही थी। अरिजीत ने गुस्से में चंचल से कहा, बचा हुआ दिमाग भी बेच आई हो क्या? यह एक बार में सामने वाले की बात सुनने की आदत नहीं है। बोला था ना मैंने कि मैं तुमको घर छोड़ दूंगा, पर तुम्हारे कमकल दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। अरिजीत को गुस्सा करते देखकर चंचल और तेज तेज रोने लगी। अरिजीत तुरंत शांत हो गया और एक गहरी सांस लेकर चंचल के और पास आया और उसको सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसको शांत कराने लगा। चंचल ने भी अरिजीत को हक कर लिया और रोकर अपना सारा दर्द निकालने लगी। लगभग 10 मिनट बाद चंचल का रोना कुछ कम हुआ और उसको समझ आया कि वो कितनी देर से अरिजीत के सीने से लगी रो रही है। चंचल ने अपने आंसू पोंछे और तुरंत अरिजीत से दूर होकर इधर उधर नजरें करने लगी। अरिजीत ने चंचल की नजरें पड़ते हुए कहा, अगर बच्चों के जैसे रोना धोना हो गया हो तो चलो घर छोड़ देता हूँ, मुझे और भी जरूरी काम है, तुम्हारे जैसे फ्री नहीं हूँ जो पूरा टाइम यहीं खड़े रहूं। इतना बोलकर अरिजीत अपनी कार की तरफ जाने लगा तो चंचल ने मुंह बना लिया और अपनी नाक पहुंचते हुए बोली, अकड़ू कहीं का। अरिजीत थोड़ी दूर पर जाकर रुक गया और पलटकर बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर बोरी में भरकर तुमको तुम्हारे घर पार्सल करूं? चंचल की आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया। अरिजीत बोला, तो अपने आंसू से मिट्टी की सिंचाई बाद में कर लेना, मुझे लेट हो रहा है, तुम्हारे जैसा फालतू नहीं हूं। चंचल ने गंदा सा मुंह बना लिया और भागकर अरिजीत के पास आ गई। अरिजीत फिर कार की तरफ बढ़ गया और चंचल मुंह बनाकर उसके पीछे चलने लगी। चंचल कार के पास आई और कार का बैक डोर ओपन करके बैठने लगी तो अरिजीत ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, ड्राइवर नहीं हूं तुम्हारा। चंचल रुक गई और नासमझी से अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने एक नजर चंचल को देखा, फिर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट के सामने लगी ड्रॉर से मेडिकल बॉक्स निकाल कर चंचल से बोला, तुमको एक बार में कुछ समझ नहीं आता है क्या? चंचल ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली। अरिजीत ने बॉक्स से कॉटन और बैंडेज निकाल कर कहा, अगर मैं आया तो हाथ काट कर फिर उसमें बैंडेज करूंगा। चंचल की तो आंखें ही बाहर आ गई और वो जल्दी से अरिजीत के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। अरिजीत को विकास को बुरी तरह मारते देखकर चंचल डर गई थी। अब उसको अरिजीत से कुछ बोलने तक में डर लग रहा था। चंचल के बैठते ही अरिजीत ने कार लॉक कर दी और चंचल का हाथ पकड़ लिया। चंचल की आंखों में दर्द की वजह से फिर आंसू आ गए और उसका हाथ कांपने लगा। अरिजीत ने आराम से चंचल के हाथ में लगे बैंडेज को खोला, फिर खून साफ करके दूसरा बैंडेज बांध दिया। अरिजीत ने फिर चंचल की तरफ देखा तो चंचल मासूम सा मुंह बनाए आंखें भींचे बैठी थी। अरिजीत के चेहरे पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई और वो चंचल को देखकर बोला, बैंडेज चेंज हो चुका है, अब तुम अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर सकती हो। चंचल ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और एक नजर अरिजीत को देखकर फिर मुंह बना लिया और कार की बैक सीट पर जाने के लिए डोर ओपन करने लगी, लेकिन डोर ओपन नहीं हुआ। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अरिजीत से कुछ बोलने के लिए पलटी, पर उससे पहले अरिजीत ने कार आगे बढ़ा दी। चंचल ने फिर कुछ नहीं कहा और विंडो से बाहर देखने लगी। चंचल विकास की हरकत से बहुत डर गई थी। उसके दिमाग में बस इतना चल रहा था कि अगर अरिजीत सही समय पर आकर उसकी मदद नहीं करता तो विकास से शादी के बाद उसकी लाइफ और उसकी बहन की लाइफ का क्या होता। कार में एकदम शांति थी। चंचल चुपचाप से बैठी बस एकटक बाहर देख रही थी। अरिजीत को चंचल का ऐसे शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से चंचल से टकराया था तब से चंचल जब जब उससे मिली तब तब चंचल बस रेडियो की तरह बोलती ही रहती थी। चंचल की बातों से हमेशा अरिजीत को गुस्सा आता था, पर आज चंचल शांत थी तो भी अरिजीत को गुस्सा आ रहा था। पर आज जो चंचल के साथ हुआ उसके बाद अरिजीत चंचल के ऊपर अपना और गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। बस इसीलिए वो भी चुपचाप बस ड्राइव कर रहा था कि कार को एक सिग्नल से टर्न करते समय अचानक चंचल ने कहा, कार यहीं रोक दो। अरिजीत ने तुरंत कार रोक दी और बोला, पर तुम्हारा घर अभी तक नहीं आया। चंचल ने बाहर की तरफ देखते हुए ही कहा, मुझे घर नहीं जाना। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तो कहाँ जाना है तुम्हें? चंचल बोली,
तुमने मेरी इतनी मदद की उसके लिए थैंक यू। मैं तुम्हारा कर्ज धीरे धीरे उतार दूंगी। इतना बोलकर चंचल फिर कार का डोर ओपन करने लगी, पर डोर ओपन नहीं हुआ। चंचल ने अरिजीत की तरफ देखा और बोली, डोर ओपन नहीं हो रहा। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए कहा, मैं पहली और आखिरी बार तुमको समझा रहा हूँ, मैं कुछ पूछूं तो तुरंत जवाब दो, वरना मुझे गुस्सा आया तो उस इंसान से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हूं मैं। उसका जो हाल किया उससे बुरा हाल तुम्हारा करते हुए भी मुझे समय नहीं लगेगा। चंचल डर गई और अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल की बाजू पकड़ ली और उसको अपने पास लाकर बोला, तुमको घर नहीं जाना तो कहाँ जाना है? चंचल ने डर के अटकते हुए कहा, मुझे अपनी बहन को लेने अकेडमी जाना है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं नहीं पहुंची तो वो परेशान हो जाएगी। अरिजीत ने तुरंत चंचल को छोड़ दिया और कार स्टार्ट करते हुए बोला, कौन सी अकेडमी? चंचल की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बाजू पकड़ते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो मुझसे? अरिजीत बोला, जितना पूछा है उसका जवाब दो, वरना यहाँ से कब्रिस्तान दूर नहीं है। चंचल ने घूर के अरिजीत को देखा और चिढ़ते हुए बोली, आस्था दिव्यांग अकेडमी। अरिजीत ने फिर कुछ नहीं कहा और अकेडमी की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कुछ समय बाद अरिजीत ने अकेडमी के बाहर गाड़ी रोकी और गाड़ी का लॉक ओपन करते हुए बोला, अपनी बहन को लेकर आओ। चंचल ने घूर कर अरिजीत को देखा और कार से बाहर चली गई। अरिजीत ने अपना सिर सीट से लगा लिया और अपनी उंगलियां स्टीयरिंग पर घुमाने लगा। कुछ समय बाद चंचल को गए हुए बहुत टाइम हो गया था, पर चंचल अभी तक वापस नहीं आई थी। अरिजीत ने टाइम देखा, फिर अपने मन में बोला, इस लड़की को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? ये सोचते हुए अरिजीत जल्दी से कार से बाहर आया और अकेडमी के अंदर गया तो वहां कुछ लोग व्हील चेयर पर बैठे लोगों को सूप पिला रहे थे। अरिजीत अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ चंचल को ढूंढने लगा कि तभी एक आदमी ने अरिजीत के पास आकर कहा, यस सर, आपको किससे मिलना है? अरिजीत ने परेशान होते हुए कहा, वो पागल लड़की कहाँ है? उस आदमी ने नासमझी से कहा, पागल लड़की? अरिजीत ने एक सेकंड को अपनी आंखें बंद की और उस आदमी से बोला, अभी कुछ समय पहले एक लड़की अपनी बहन को लेने आई थी, वो कहाँ है? उस आदमी ने कहा, सर, कुछ समय पहले यहाँ 4 से 5 लोग आए हैं। आप जिसको ढूंढ रहे हैं, अगर उसका नाम आप बता देंगे तो मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगा। अरिजीत बोला, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर वो बच्ची जैसी है। उसकी बहन पैरालाइज है, वो अपनी बहन को ही लेने आई थी। उस आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, बच्ची जैसी लड़की? सर, मैंने अभी ऐसी किसी लड़की को यहाँ नहीं देखा, और सर यहाँ बहुत सी लड़कियां पैरालाइज हैं, तो मैं ऐसे बिना नाम जाने आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरिजीत ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कुछ सोचकर उस आदमी से बोला, क्या इस अकेडमी से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? उस आदमी ने तुरंत कहा, यस सर, वो देखिए, ये इस अकेडमी का सेकंड डोर है। बहुत से लोग इस डोर से जाते हैं। यहाँ से ऑटो स्टैंड पास पड़ता है। अरिजीत ने गुस्से में अपने हाथ मसलते हुए अपने मन में कहा, अब तुम मुझे बस दिख भर जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम एक मौका नहीं छोड़ती हो मुझे गुस्सा दिलाने का, लेकिन इस बार तुमको मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मैं अभी तक बस तुमको बच्चे समझकर छोड़ रहा था, पर तुम अब देखो क्या हर्ष करता हूँ तुम्हारा। अरिजीत गुस्से में वहां से चला गया। चंचल माही को लेकर घर आ गई। चंचल अरिजीत के बिहेवियर से बहुत डरी हुई थी। वो और अरिजीत के साथ नहीं रह सकती थी। उसको तो अरिजीत समझ ही नहीं आ रहा था। कभी अरिजीत किसी फरिश्ते की तरह उसकी मदद करता है, तो कभी अपने गुस्से में खुद ही चोट पहुंचाता है। अरिजीत चंचल से चाहता क्या है, चंचल समझ ही नहीं पा रही थी। इसलिए अभी उसने दूसरे डोर से बाहर जाना सही समझा, ताकि वो अरिजीत से बच सके। अरिजीत गुस्से में घर आया और सीधा अपने रूम में चला गया। युग अरिजीत के पास ही आ रहा था, पर आज अरिजीत ने गुस्से में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। युग समझ गया कि अरिजीत बहुत गुस्से में है, इसलिए वो उसके पीछे उसके रूम तक गया। लेकिन अरिजीत को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अरिजीत अपने रूम में रखा हर सामान गुस्से में पटकते हुए बोल रहा था, वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है? वो समझती क्या है अपने आप को? क्यों मुझे गुस्सा दिलाती है? क्यों बार बार मेरे पास आती है? अब मेरे सामने भी आई तो जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत पे कैसे हुई मुझे बेड कराकर छोड़कर जाने की? यूं हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके अरिजीत की बातें सुन रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि अरिजीत चंचल की बात कर रहा है, पर हुआ क्या है युग नहीं समझ पा रहा था। लेकिन युग को एक तरफ अच्छा भी लग रहा था।
गुस्से में ही सही, लेकिन ऐसे ही अरिजीत को एहसास होगा कि उसके दिल में भी चंचल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तभी तो चंचल के इतना कुछ करने पर भी अरिजीत हमेशा अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। वरना युग बहुत अच्छे से जानता है, अरिजीत को जब गुस्सा आता है तो भले ही सामने वाले को जान से नहीं मारता, पर जीने लायक भी नहीं छोड़ता है। अगली सुबह चंचल नाश्ता बनाते हुए अरिजीत के बारे में सोच रही थी कि उस राक्षस ने उसकी मदद क्यों की, पर उससे ज्यादा परेशान चंचल इस बात से थी कि अब आगे वो जॉब का क्या करेगी, क्योंकि ट्यूशन से तो बस घर का खर्च निकल पाता है। माही के इलाज के लिए वो पैसे कहाँ से लाएगी? फिर अभी उसको अरिजीत के भी तो पैसे वापस करने हैं, वो किसी का कर्ज नहीं रख सकती। चंचल ने बहुत सोचा कि वो क्या करे जिससे वो अरिजीत के पैसे भी वापस कर सके और माही के इलाज के लिए पैसे भी कमा सके। बहुत सोचने के बाद चंचल इस फैसले पर पहुंची कि वो युग की दी जॉब करेगी और वो युग से सैलरी के रूप में 80,000 मांगेगी, जिससे हर महीने 50,000 वो अरिजीत को दे देगी और बाकी के पैसे वो माही के इलाज के लिए बचाएगी। लेकिन बाकी अब वो बच्चों को ट्यूशन शाम को दिया करेगी, जिससे उसके घर का खर्च निकलता रहेगा और माही को निशा के घर छोड़ देगी। इससे कुछ ही मंथ में अरिजीत का कर्ज भी उतर जाएगा और जैसे ही अरिजीत का कर्ज उतर जाएगा वो जॉब छोड़ देगी। चंचल ने सारा प्लान बनाया और माही को निशा के घर छोड़कर अरिजीत की कंपनी के लिए निकल गई। पर अब उसके मन में एक डर बैठ गया था कि अरिजीत इतना गुस्से वाला इंसान है तो क्या वह सच में उसका ख्याल रख पाएगी या फिर अरिजीत उसको गुस्से में जान से मार देगा। पर हो कुछ भी, उसको अपनी बहन का इलाज कराना है तो चांस तो लेना ही पड़ेगा। विकास से धोखा खाने के बाद वो ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सारी आईडी फेक है और उसके पास 10th की मार्कशीट के अलावा कुछ और नहीं है। उसको ऐसे ही किसी जगह पर जॉब नहीं मिलेगी और युग का बिहेव देखकर वो अरिजीत का ख्याल रखने का चांस ले सकती है। अगर कुछ हुआ तो युग शायद उसको बचा ले। अपने मन में लाखों सवाल जवाब लिए चंचल अरिजीत की कंपनी पहुंच गई। चंचल ने रिसेप्शन पर जाकर बैठे लड़के से कहा, मुझे युग सर से मिलना है। उस लड़के ने चंचल के बारे में अपने दोस्तों से सुन रखा था, इसलिए उसने चंचल से कहा, मैम युग सर अभी कॉलेज से आए नहीं हैं, आप उनकी केबिन में जाकर वेट कर सकती हैं। वो जैसे ही आते हैं मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ। चंचल ने ओके कहा तो उस लड़के ने चंचल को युग का केबिन बता दिया। ये वही केबिन था जिसमें युग चंचल को पहले ले जा चुका था। चंचल चुपचाप युग के केबिन में चली गई। वो पहले युग से बात करना चाहती थी, उसके बाद जॉब ज्वाइन करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद युग कंपनी आया तो उस लड़के ने युग को चंचल के बारे में बताया। चंचल उसके केबिन में वेट कर रही है। ये सुनकर युग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो भागते हुए अपने केबिन में पहुंचा तो चंचल शांति से सोफे पर बैठी थी। युग भागकर चंचल के पास आया और उसके बगल में बैठकर बोला, आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगी, मुझे यकीन था। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। चंचल मुस्कुरा दी और बोली, मैं जॉब के लिए रेडी हूँ पर मेरी कुछ शर्तें हैं। यूं ही बोला, मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। चंचल ने युग को देखते हुए कहा, एक बार मेरी शर्त सुन लो। यूं ही बोला, हाँ बोलो ना, मैं आपकी हर एक बात लाइफ टाइम सुनने को रेडी हूँ। चंचल ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली तो युग अपनी बात ठीक करते हुए बोला, अपने से बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए ना। चंचल ने युग को देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, तुम कितने साल के हो? यूं ही बोला, मैं 18 का। क्यों, क्या हुआ? चंचल बोली, मैं अभी 6 महीने पहले 17 की हुई हूँ, तो बताओ कौन बड़ा हुआ और किसको किसकी बात सुननी चाहिए। युग की आंखें फैल गई और वो हैरानी से बोला, क्या आप अभी 17 की हुई हो? चंचल ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, पर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? युग ने बेचारा सा मुंह बना लिया और अपनी उंगलियों पर काउंट करते हुए अपने मन में बोला, भाई अभी 22 साल के हैं और भाभी 17 की, मतलब दोनों में 5 साल का गैप है। सोचते हुए युग ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया और फिर अपने मन में बोला, पर इतना गैप तो चलता है, बस 2 लोग के बीच में प्यार होना चाहिए, बाकी एज थोड़ी ना मैटर करती है। लेकिन यहाँ बात बस एज गैप नहीं है, प्रॉब्लम तो छोटी एज से है। मैंने सोचा था जल्दी भाई भाभी की शादी करा दूंगा, पर भाभी तो अभी 17 की हुई है। इतनी जल्दी शादी मुझे तो नहीं लगता भाभी कभी करेंगी, और भाभी मान भी गई तो कानूनी तौर पर यह गैर कानूनी होगा। मतलब मुझे भाई की शादी के लिए भाभी के 21 साल होने तक का वेट करना होगा। नहीं नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, कुछ तो सोचना पड़ेगा।
अरे हाँ, 18 के बाद तो भाभी अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती हैं। अगर वो शादी का डिसीजन खुद लेती हैं तो ये गैर कानूनी नहीं होगा। मतलब मुझे बस 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 6 महीने बाद भाभी 18 की हो जाएंगी, फिर वो भाई से शादी कर सकती हैं। युग सोच रहा था कि चंचल ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? युग अपने सेंस में आया और बोला, कुछ नहीं, आप अपनी शर्त बताइए ना। चंचल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, मेरी शर्त ये है कि मुझे 80,000 रुपये सैलरी के रूप में चाहिए। और दूसरी बात, मुझे ट्यूशन देने होते हैं, इसलिए मुझे 6 बजे तक घर जाना होगा। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूंगी। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे ही मैं तुम्हारे दिए पैसों का कर्ज उतार देती हूँ, वैसे ही मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे कोई रोकेगा नहीं। युग अपने बाल खुजलाने लगा और अपने मन में बोला, क्या बस कर्ज उतारने तक भाभी यहाँ रहेंगी? कर्ज तो कुछ ही महीने में उतर ही जाएगा। फिर आगे में भाई को भाभी के पास कैसे लाऊंगा? युग ने सोचते हुए ही अपने मन में फिर से कहा, वैसे ठीक भी है, 6 महीने बाद भाभी 18 की हो ही जाएंगी। उसके बाद मैं दोनों की शादी करा दूंगा। फिर भाभी को हमेशा हम दोनों के साथ ही रहना पड़ेगा। पर मुझे इन 6 महीनों में ही ऐसा कुछ करना होगा जिससे भाई को अपनी फीलिंग्स का एहसास हो। पर उसके लिए ज़रूरी है भाभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भाई के साथ रहें। पर भाभी तो 6 बजे ही घर जाने की बात कर रही हैं और भाई तो देर रात तक काम करते हैं। भाभी जल्दी चली जाएंगी तो भाई को टाइम से घर कौन लाएगा? मुझे कुछ तो सोचना होगा जिससे भाभी देर रात तक भाई के साथ रुक सकें। युग ने फिर कुछ सोचा और चंचल से बोला, आप किस क्लास के बच्चों को ट्यूशन देती हैं? चंचल ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए कहा, क्यों? यूवी बोला, प्लीज बताइए ना। चंचल बोली, जिस क्लास के बच्चे मिल जाते हैं उनको पढ़ा देती हूँ। यूवी बोला, ओके, तो आप कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ाती हैं? चंचल बोली, छोटे बच्चों को तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मैथ और साइंस पढ़ने के लिए आते हैं। युग के दिमाग में आइडिया आया और वो तुरंत बोला, तो आपकी मैथ अच्छी है? चंचल बोली, पता नहीं, बाकी बच्चे तो बोलते हैं मैं उनको पढ़ाती हूँ तो उनके मैथ में फुल मार्क्स आते हैं। युग के फेस पर मुस्कान आ गई और वो चहकते हुए बोला, मतलब आपकी मैथ बहुत अच्छी है। चंचल भी हल्का सा मुस्कुरा दी तो युग बोला, तो क्या आप मुझे मैथ पढ़ाओगी? वो क्या है ना, मेरी मैथ बहुत वीक है और अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे मैथ पढ़ा दीजिए और उन बच्चों के लिए मैं किसी और टीचर का इंतज़ाम कर दूंगा। मैं आपको उतने ही पैसे दूंगा जितने वो सारे बच्चे मिलकर आपको देते हैं। चंचल ने हैरानी से कहा, क्या मैं तुमको पढ़ाऊँ? तुम गलत समझ रहे हो। मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ और तुम कॉलेज में पढ़ते हो। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद बस 10th पास हूँ, तुमको क्या पढ़ाऊंगी? यूं ही बोला, 10th पास या 12th पास होने से कुछ नहीं होता है। बंदे के पास बस नॉलेज होनी चाहिए जो आपके पास है। बाकी आप मेरी बुक्स देखोगी तो आपको खुद सब आने लगेगा। फिर आप मुझे समझा देना, वैसे भी टीचर बुक्स देखकर ही समझाते हैं। चंचल बोली, वो सब सही है, पर जब तुम उन बच्चों के लिए टीचर अरेंज कर सकते हो तो तुम खुद किसी अच्छे टीचर से क्यों नहीं पढ़ लेते हो? युग फिर अपने बाल खुजलाने लगा और अपने मन में बोला, भाभी कितने क्रॉस क्वेश्चन करती हैं, अब क्या बहाना बनाऊं? अरे हाँ, युग ने बहाना सोचते हुए चंचल से कहा, वो क्या है ना, आप मुझे पढ़ाओगी तो मैं चोरी से ऑफिस में ही पढ़ लूंगा और भाई को पता नहीं चलेगा। वरना बाहर से किसी और टीचर को बुलाए तो भाई को पता चल जाएगा और भाई मेरी अच्छे से क्लास लगा देंगे। और आप तो भाई के गुस्से को जानती ही हो। चंचल को फिर कल वाला सीन याद आ गया जब अरिजीत गुस्से में विकास को पागलों की जैसे मार रहा था। चंचल के फिर डर से पसीने छूट गए और वो अपना थूक अंदर करते हुए बोली, वो तो तुम्हारे बड़े भाई हैं, फिर भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेंगे। यूं ही बोला, अभी आप भाई को जानती नहीं है, भाई को गुस्से में कुछ नजर नहीं आता है, इसलिए प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं एग्जाम में फेल हो गया तो भाई मुझे जमीन में आधा जिंदा काट देंगे। चंचल की आंखें बड़ी हो गई तो युग ने अपनी जीभ काट ली और मन में बोला, कुछ ज्यादा ही डरा दिया क्या मैंने भाभी को? पर कोई ना, अब तो बोल दिया, अब कुछ और बोला तो भाभी को शक हो जाएगा। युग ने फिर चंचल के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आप मेरी मदद करोगी ना? चंचल ने युग के बेचारे चेहरे को देखा, फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया। युग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खिलखिलाकर बोला, थैंक यू सो मच। अब आपको घर जाने की कोई जल्दी नहीं होगी। आप रोज पहले टाइम से भाई को घर छोड़ देना,
फिर आप घर चली जाना और जब मैं कॉलेज से कंपनी आ जाऊंगा तब आप मुझे यहीं 1 घंटा पढ़ा देना। बाकी ट्यूशन के मैं आपको पर्सनली पैसे दे दूंगा, वो आप अपनी सैलरी में मत जोड़ना। और भाई को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना भाई हम दोनों की खटिया खड़े और बिस्तर गुल कर देंगे। चंचल ने डर से अपना सिर हिला दिया। युग ने फिर कहा, ओके, तो अब आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लीजिए, लंच टाइम हो गया है, आप भाई को लंच करा दीजिए। मुझे कुछ काम है तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। चंचल ने ओके कहा और युग के कैबिन से बाहर आकर अरिजीत के कैबिन की तरफ चली गई। आगे क्या होगा? चंचल को फिर से देखकर अरिजीत क्या करेगा? क्या अरिजीत चंचल को जॉब पर रख लेगा? क्या चंचल और अरिजीत के बीच सब सही हो जाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।